नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं तीन प्रमुख मुद्दों पे जो कम से कम भारत की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी का इस समय वर्चस्व है उसको और जो एरा चल रहा है उसको दोनों को इंपैक्ट करने वाली है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं माधव नेत्रालय, जो आरएसएस का ही एक तरीके से प्रयास है, उसके भूमि पूजन के उसका भूमि पूजन करने के लिए नागपुर, और संघ कार्यालय भी जाएंगे। अब ये दो बातें हैं, संघ कार्यालय भी जाएंगे यानी कि मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, मोहन भागवत जी से इनकी मुलाकात भी होगी। भारत के राजनीति में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय नहीं गया है, इस बात को भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं गए, वो भी आरएसएस से आते थे, चूंकि कांग्रेसी और अन्य लोगों के तो जाने का कोई मतलब नहीं था, वह भी नहीं गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच में, भाजपा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम और आरएसएस के बीच में लगातार मीडिया में और अन्य जगहों पे खबरें आती रहती हैं कि बनती नहीं है, बन नहीं रही है, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। फिर बाद में निकल करके आई कि मोहन भागवत के बीच में और नरेंद्र मोदी जी के बीच में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। इस बात को भी, इस मिथ को भी तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, यही बात वर्तमान में समझ में आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना है। उस अध्यक्ष के चुने जाने में आरएसएस और बीजेपी के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी, यह खबर तो सबको पता है। अब वह सहमति बन गई है। अगर वह सहमति नहीं बनी होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाते। अब राजनीति बदलेगी कैसे? आप लोगों को दो तीन बातें याद रखना बहुत जरूरी है। एक, जब चुनाव से, लोकसभा चुनाव से ऐन पहले जेपी नड्डा ने एक टीवी इंटरव्यू में यह बात कह दी थी कि पहले हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब हम बहुत मजबूत हो गए हैं, अब हम आरएसएस से मदद नहीं लेते हैं। यह बात आरएसएस को खराब लगी थी कि उसका एक कार्यकर्ता इस तरीके से कैसे बोल सकता है। और उसके बाद चुनाव का जो परिणाम आया, परिणाम आने के बाद मोहन भागवत ने कई बार इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले किए। यह बात कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, कोई बहुत, मैं रॉकेट साइंस की बात नहीं बता रहा हूं। हालांकि जिस तरीके से लोगों को लगता था कि लड़ाई रोड पे आ जाएगी, आप लोगों ने देखा होगा उस दौर में दीपक शर्मा से लेकर के और अंजुम से लेकर के और 4PM वाले सब वीडियो बनाते थे, आरएसएस ने कर दिया, आरएसएस ने वो कह दिया, मोदी को कह दिया, ऐसे कह दिया। वो लड़ाई कभी रोड पे नहीं आई और रोड पे आ भी नहीं सकती है। जो भी आरएसएस से प्रशिक्षित व्यक्ति होगा वह इस बात को भली भांति जानता है। आरएसएस ऐसे नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया और उसके 100 साल पूरे भी हो गए। अब आते हैं फिर से मेन मुद्दे पे। इस बात को भी दिखाना है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी के बीच में ट्यूनिंग अब ठीक है, क्योंकि अब मोहन भागवत जी की तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं हो रही और सब कुछ बंद है। जब उन्होंने अहंकारी कहा था नहीं होना चाहिए, इस तरह नाम तो कभी नहीं लिया। हालांकि आरएसएस को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों पे बोलते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बोलना बंद किए हुए थे। अभी एक विदेशी के पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी की मुलाकात जब शिलान्यास हुआ राम मंदिर का अयोध्या में, तब भी मुलाकात हुई थी, दोनों लोग भूमि पूजन में थे उसके, और जब उद्घाटन हुआ तब भी दोनों लोग मंच पे उपस्थित थे। अब वो राजनीतिक मंच था नहीं तो पता नहीं राजनीति की कितनी बातें हुई और सारी चीज कितनी बातें हुई, मैं नहीं जानता, लेकिन ये मुलाकात थी। उसके बाद कोई मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। फोन पे बात हुई है तो इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, अब मिलना क्यों जरूरी है? क्योंकि बातचीत करने से अब ये गांठ खुलने वाली नहीं है। यह मिल करके आरएसएस के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी दोनों के कार्यकर्ताओं को यह मैसेज देना है कि भैया आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग नहीं है, एक ही है, और मोहन भागवत जी से नरेंद्र मोदी जी की कोई बिगाड़ नहीं चल रही है।
क्योंकि एक बात ध्यान देने वाली है, पहली बार कोई प्रधानमंत्री जा रहा है। हालांकि हो सकता है कि उनके और भी कई सारे कार्यक्रम हो, दीक्षा भूमि भी जाने की बात चल रही है और भी बात चल रही है, लेकिन माधव नेत्रालय के भूमि पूजन में जाने का लेटर जो है वो जारी हो चुका है। तो 30 मार्च को जाने में कोई इफ और बट नहीं है। तो मीडिया क्या सुर्खियां बटोर रही है उस पर बात करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के जब आरएसएस के दूसरे नंबर के सबसे बड़े व्यक्ति से पूछा गया, अरुण कुमार जी से, उन्होंने क्या कहा वह बात भी आप लोगों को दिखाएंगे। 30 मंच को नागपुर के दौरे पर होंगे पीएम मोदी, एक मंच पर मोहन भागवत के साथ आएंगे नजर। ठीक, मोदी की नागपुर यात्रा संघ और बीजेपी के रिश्ते के लिए कितना महत्वपूर्ण है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस बयान के बाद और फिर संघ की तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच पे। हालांकि कभी मोहन भागवत जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई नाम लेकर के नहीं की है, और संघ पे किसी भी तरीके का वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कभी नहीं आया। राष्ट्र प्रथम की जो भावना दोनों के बीच में है वो है ही है। संघ भी राष्ट्र प्रथम कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार राष्ट्र प्रथम बोलते हैं, और कमोबेश संघ का जो एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट करने की बहुत हद तक कोशिश करते हैं। लेकिन जब दो पावर सेंटर टकराते हैं आपस में सॉरी, जब दो पावर सेंटर आपस में टकराते हैं तो जाहिर सी बात है यह सत्ता के लिए, या सत्ता जो लोग चला रहे होते हैं उनके साथ टकराहट बढ़ती है, तो यह किसी भी तरीके से अच्छा नहीं कहा जाता है। हालांकि संघ हमेशा से चाहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने वो आरएसएस की सहमति से बने। सरकार जो चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चलाते रहे। अब नरेंद्र मोदी जी की समस्या क्या है? नरेंद्र मोदी जी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक सत्ता का स्टेशन रहे और एक प्रधानमंत्री के रूप में मैं रहूं। क्योंकि जब दोनों होंगे तो दोनों तरफ से बयानबाजियां होंगी, दोनों तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और जाहिर सी बात है सरकार की किरकिरी होगी, उसमें सरकार चलाने में बहुत समस्या आएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में कई बार इस तरीके की स्थिति देखने को मिली, जब योगी आदित्यनाथ जी के विपरीत अध्यक्ष हुआ करते थे तो होता क्या था कि अध्यक्ष, या सुनील बंसल जी का भी नाम बीच बीच में आता था, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे, उनका भी नाम आता था कि सुनील बंसल में और योगी जी में नहीं जम रही है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। और यह बाहर विपक्षी पार्टियों के लिए एक फायदेमंद खबर होती थी, फायदेमंद न्यूज होती थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस के दोनों के कार्यकर्ता असहज महसूस करते थे, क्योंकि अल्टीमेट गोल दोनों का एक ही है। अच्छा, तो ये जो टकराव वाली स्थिति है और जिसपे बहुत गॉसिप, बहुत बातें बनाई जा रही हैं, उसको खत्म करना भी बहुत जरूरी है। तो ये बहुत निर्णायक मौका होगा 30 तारीख को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी की मुलाकात होगी और बंद कमरे में जब इन लोगों की बातचीत होगी। और क्या चल रहा है? मोदी का यह पहला नागपुर दौरा है, और इसमें कौन कौन होंगे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, नितिन गडकरी होंगे क्योंकि वो नागपुर के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुले भी मंच पे मौजूद रहेंगे। ठीक है, माधव नेत्र चिकित्सालय के भूमि पूजन है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब दूसरी बात, बीजेपी आरएसएस कंट्रोवर्सी पे लगातार बात होती है। ये देखिए 24 तारीख की छपी हुई खबर है, हालांकि ये 22 तारीख को एक खबर आ गई थी कि भाजपा के साथ मतभेद पर संघ ने तोड़ी चुप्पी, बीजेपी प्रेसिडेंट के चुनाव पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो भाजपा के अंदर जो मैकेनिज्म है उसी से चुना जाएगा। जाहिर सी बात है, सार्वजनिक रूप से आदमी यही बात कहता है, लेकिन मैकेनिज्म को कितना माना जाता है कितना नहीं माना जाता है, वो जो लोग एक पूरे कार्य प्रणाली को जानते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसमें कोई इब्बट वाली स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। अब ये संघ के दूसरे नंबर के व्यक्ति बोल रहे हैं, अब बीच में अभी बहुत सारी बातें उठी तो इन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया था, तो जाहिर सी बात है कि सुलह सपाटा हो गया है, सब कुछ ठीक है, सहमति बन गई है, तभी तो दिया जा रहा है ये बयान। अदरवाइज इस बयान का कोई मतलब नहीं होता। बीजेपी और आरएसएस में कोई मतभेद नहीं है, बोले संघ के सहकारवा अरुण कुमार। उन्होंने दो बातें कही। अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? जब पूरे देश में राज्य इकाई 50% से अधिक राज्यों में चुन ली जाती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है।
और ध्यान रखिए 18 अप्रैल को कर्नाटक में यानी बेंगलोर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और उस बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, क्योंकि जेपी नड्डा जी को 2 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है। अब एक्सटेंशन देने का कोई सवाल ही नहीं होता। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही 40 दिन का एक्सटेंशन उनको दिया गया था। जेपी नड्डा जी से नाराजगी तो थी ही थी। संघ की जाहिर सी बात है, उनको इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जब इस तरीके की भाषा आज तक प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए या कोई और भी व्यक्ति जो जेपी नड्डा जी से भी ज्यादा पावरफुल है या अमित शाह जी की भी बात कर लीजिए, नहीं बोल पाए, तो इनको बोलने की कोई जरूरत नहीं थी और वो नाराजगी दिखी। अब चुनाव में कितना इंपैक्ट उसका पड़ा ये मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन 400 के नारे के साथ जब भारतीय जनता पार्टी 240 आ गई तो जाहिर सी बात है कि संघ की वो बात सच हुई कि अहंकार में नहीं रहना चाहिए। हालांकि बाद में हरियाणा का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, तीनों ही राज्यों में संघ ने जो समन्वय बैठक की, अलग अलग जगह पे नुक्कड़ सभाएं की, उसका इंपैक्ट भी, उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। बाकी और सरकमस्टांसेस थे वो भी अलग है। चुनाव कोई एक मुद्दे पे और एक लोगों की मेहनत से या कुछ लोगों की मेहनत से नहीं जीता जाता है। बहुत सारे चीजें इस पे होती हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं। खैर, उन्होंने कह दिया भैया कोई मतभेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए 12 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था आरएसएस के ऊपर। अभी पॉडकास्ट में उन्होंने आरएसएस का कितना बखान किया कि मैं कैसे स्वयंसेवक बना, कैसे निकला, आरएसएस कैसे राष्ट्र सेवा का काम कर रहा है, वह सब बातें तो थी ही थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अविरल यात्रा की इस ऐतिहासिक पड़ाव पर समस्त स्वयंसेवकों को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मां भारती के लिए संकल्प और समर्पण देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ ही विकसित भारत को साकार करने में एक नई ऊर्जा भरने वाला है। आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर माननीय सर संघचालक श्री मोहन भागवत जी का उद्बोधन जरूर सुनना चाहिए। दोनों बातें समझिए, मोहन भागवत जी को पूरी रिस्पेक्ट दिया 12 अक्टूबर 2024 को, यानी कि लोकसभा चुनाव के बहुत बाद की बात है और अभी कुछ महीने पहले की बात है। तो अब प्रधानमंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुल करके इस बात को कह दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कभी छिपाया नहीं है, नहीं आरएसएस से मतलब नहीं है इस तरीके का। आप सब लोग जानते हैं जो आरएसएस से निकले हुए हैं और स्वयंसेवक हैं, पुरकालिक हैं, सब कुछ है, तो फिर यह बात कहीं रह नहीं जाती है। लेकिन जो मीडियाई खबर बनती थी उससे जो कार्यकर्ता थे वो निराश होते थे। मैं कई बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करता था और आरएसएस के कार्यकर्ताओं से बात करता था, तो वो यही बात बोलते थे। अब चूंकि एक तरीके से आरएसएस का कार्यकर्ता तो मैं भी हूं, क्योंकि संघ से में जाना, संघ के सुबह की सभा में जाना, ये सब सारी चीजें, सारा प्रैक्टिकल, गुरु दक्षिणा, सब तो करता ही रहता हूं। तो एक तरीके से मैं भी आरएसएस का कार्यकर्ता हूं ही। अब भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूं, मैं भी कोई चीज छुपाता नहीं, स्पष्ट तौर पे बात रखता हूं, स्पष्ट तौर पे बात कहता हूं। तो वहां पे एक मनभेद तो नहीं, मतभेद एक थोड़ा सा दिखता था वहां पे कि जेपी नड्डा को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाई मोहन भागवत जी को भी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, इससे मोदी जी की छवि खराब होती है। तो दोनों तरफ से बातें थी। मिलन के बाद मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से जो ये बातें हो रही थी इस पे पूर्ण विराम लग जाएगा और मीडिया की जो गॉसिप है वह भी बंद हो जाएगी। तो 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण यहां होने वाली हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा याद रखिएगा वो 2029 का चुनाव करवाएगा। इस बात को भी आप मान लीजिए, बीच में अगर कोई मिसहैपनिंग ना हो तो 2029 का चुनाव करवाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। आनन फानन में कोई मामला नहीं हो रहा है और उसमें संघ और बीजेपी दोनों की सहमति होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सहमति नहीं होगी दोनों की तो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं रहेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, हालांकि कुछ लोगों का तो मानना है कि भारतीय राजनीति ही पूरी बदल जाएगी। भारतीय राजनीति तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति 30 तारीख के बाद बदली हुई नजर आएगी और यह स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा उसके कार्यों में, क्योंकि यह तीसरा टर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और तीसरे टर्म का मतलब है कि अब भविष्य के नेता भी खोजे जाने शुरू हो जाएंगे कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को लीड करने वाला नेता कौन होगा।
या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। अगर ये खोज आज से शुरू नहीं होगी तो मुझको लगता नहीं है कि 29 या 29 के बाद ये खोज पूरी हो पाएगी। तो इस दिशा में भी ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे घटनाक्रम में, वो ये महत्वपूर्ण है कि अभी हाल में ही नागपुर में कई सारे घटनाक्रम हुए। आप लोगों ने देखा था किस तरीके से दंगा फसाद हुआ। उस पे देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी तेजी से कार्रवाई कर रही है और तेजी से चिन्हित कर रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की छवि बहुत तेजी से धूमिल हुई है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। आरएसएस का वहां कार्यालय नितिन गडकरी का वो लोकसभा क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और खुद देवेंद्र फडणवीस का भी गृह क्षेत्र है, वो वहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि वहां पे इस तरीके की कोई खबर आए और वहां से कोई गलत संदेश देश भर में जाए। तो यह थी खबर दोस्तों। होप एनालिसिस फैक्ट कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे फोन पे और पेटीएम का नंबर दिया हुआ है, इसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चैनल के लिए। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।